मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 11, है ना। अभी तक हम 10 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 11वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 11, है ना। फिर हम उदाहरण नंबर 12 पर दृष्टि डालेंगे और उसे समझेंगे। और उसके बाद हम उदाहरण नंबर 13 और फिर अंत में टिप्पणी पर दृष्टि डालेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 11 करेंगे, फिर उदाहरण नंबर 12 और फिर उदाहरण नंबर 13 और अंत में टिप्पणी पर चर्चा करेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उदाहरण नंबर 11, एक अनभिनत, जिसे हम अनबायस्ड बोलते हैं, पासे को 2 बार उछाला गया, है ना। मतलब एक दो, देखो, जिससे हम लूडो खेलते हैं ना, पासे होते हैं, तो हमने 2 पासों को एक साथ उछाला, है ना। एक और एक, 2 पासे हैं, है ना, जिन पे संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उन दोनों पासों को, है ना, वो क्या है, अनभिनत है, अनबायस्ड है ना। तो उन दोनों पासों को हमने एक साथ उछाला, ठीक है। 2 पासे ले लो या फिर एक पासा लिया, है ना, उसे 2 बार उछाला, ठीक है। तो एक अनभिनत अनबायस्ड पासे को 2 बार उछाला, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं एक पासा लिए और उसे 2 बार उछाला। मान ले ये घटना पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हुई, है ना। ये घटना क्या है, कि जो पहली बार हमने जब डाइस को या फिर, है ना, पासे को उछाला, है ना, तो उस पर विषम संख्या प्राप्त होना, ये क्या है, घटना एक। देखो, पहली बार हमने जो पासा उछाला है ना, और उस पे विषम, उसमें विषम संख्या प्राप्त होना क्या है, घटना ए है ना। पहली बार जो हमने उछाला, तो घटना ए क्या है, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना घटना ए है। और बी घटना क्या है, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना घटना बी दर्शाती है ना। देखो, घटना एक क्या है, कि देखो एक डाइस है, मतलब एक पासा है, हमने उसे उछाला और उछालने पर जो विषम संख्या प्राप्त हुई, है ना, तो इस घटना को हम घटना ए कहेंगे। और फिर जब हमने दूसरी बार, है ना, जब हमने दूसरी बार डाइस या फिर पासा उछाला और तब हमें दूसरी उछाल पर विषम संख्या प्राप्त हुई, तो इस घटना को हम घटना बी कहेंगे, ठीक है। घटना ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए। अब हमें ये पता करना है कि घटना ए और घटना बी, है ना, इवेंट ए और इवेंट बी स्वतंत्र है या नहीं, है ना। तो स्वतंत्र होने के लिए क्या होना चाहिए था, अगर आप देखो तो स्वतंत्र होने के लिए ये जो कंडीशन है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ये होना आवश्यक है। क्या, ए इंटरसेक्शन मतलब जो घटना ए और बी, इन दोनों में इसकी प्रायिकता किसके बराबर आनी चाहिए, ए घटना की प्रायिकता गुणा बी घटना की प्रायिकता, है ना। अगर ये कंडीशन, है ना, अगर ये चीज पूर्ण होती है तो क्या है, घटना ए और घटना बी क्या है, स्वतंत्र है। अगर नहीं होती तो वह स्वतंत्र नहीं है ना। तो हमें क्या बताया गया, कि हमें एक अनभिनत पासे को 2 बार उछाला हमने। पहली बार जब उछाला तो उसपे जो विषम संख्या प्राप्त हुई, इसे हमने घटना ए कह दिया। और दूसरी बार जब हमने उछाला और विषम संख्या प्राप्त हुई, तो इसे हमने घटना बी कह दिया, है ना। अब हमें पता करना है कि घटनाओं ए और बी के स्वतंत्र का परीक्षण, है ना, कि वह घटना ए और बी स्वतंत्र है या नहीं, है ना। तो उसके लिए अभी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए घटना की प्रायिकता और फिर बी घटना की प्रायिकता, है ना। चलो फिर हल देखते हैं। यदि सभी 36 मौलिक घटनाओं को समसंभाव्य मान लेते, है ना, 36 मौलिक घटनाएं कैसे, जो प्रतिदर्श होगा, देखो एक पासा फेंका, है ना, तो उस पे प्रतिदर्श कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 होंगे। जब हमने दूसरी बार फेंका, है ना, तो 6 गुणा 6 कितने होंगे, 36, है ना। प्रतिदर्श में कितने होंगे, 36, है ना। ऐसे हो सकते हैं ना, पहला और दूसरा अगर हमने, तो एक एक, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। तो ये पहले में एक है और जो है वो दूसरे पास एक जो है वह क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, है ना। ऐसे ही पहला फिर 2 होगा, तो 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। तो ऐसे करके वो 1 से 6 तक जाएगा, इसलिए 6 गुणा 6, है ना। तो इसका प्रतिदर्श कितना होगा, 36। तो यदि सभी 36 मौलिक घटनाएं, है ना, मौलिक घटनाएं कितनी हो सकती है, 36 हो सकती है। यदि सभी 36 मौलिक घटनाओं को समसंभाव्य मान ले, तो है ना, हमने 36 मौलिक घटनाओं को समसंभाव्य मान लिया। अगर हमने माना तो क्या होगा, ए घटना की प्रायिकता निकालेंगे, है ना। ए घटना की प्रायिकता कैसे आएगी,
एक घटना बोल रहा था, एक घटना में क्या हो रहा था, पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। विषम मतलब है ना और जो और नंबर या फिर विषम संख्या है वो। तो विषम संख्या कितनी होती है 1 से 6 पे, 1 3 5 है ना, तीन ही होती है, 1 3 और 5 है ना। तो अब देखो इनने क्या बोला, इन्हें पहली पहली उछाल पे विषम चाहिए है ना, दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरा कुछ भी हो सकता, लेकिन पहली बार में विषम आना चाहिए है ना। तो पहली बार में क्या होगा, 1 होगा या तो 3 होगा या 5 होगा है ना, और दूसरे बदल सकते हैं, दूसरे पास एक की जो संख्या है वह बदल सकती है। तो देखो एक विषम है तो क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 ये होंगे है ना, फिर दो नहीं आएगा कोई, दो सम है। फिर 3 पे आएंगे तो 3 1 3 2 3 3 3 5 है ना। ऐसे भी 5 पे आएंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 है ना। तो कितने हो गए, 6 6 12 और 6 18 है ना। तो एक घटना की प्रायिकता कितनी होगी, 18/36 है ना। फिर हम 18 क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाला है ना कि पहली विषम है और दूसरी कोई भी है, तो 6 6 और 6 18 बटा टोटल मौलिक, पूरी मौलिक घटना कितनी है 36, 18/36 तो कितनी आई ए की प्रायिकता 1/2। ऐसे हम बी घटना की प्रायिकता निकालेंगे। तो बी घटना में क्या दिया है कि द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना है ना, द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना। तो हम द्वितीय उछाल पे है ना, मतलब पहला इसमें बदल सकता है लेकिन दूसरे में क्या होगा, विषम होगा है ना। तो ऐसी वो हम करेंगे तो वो भी कितनी आएंगी, 18 आएंगी। ठीक है, 18 और मौलिक घटनाएं कितनी 36 है ना। तो 18 से हमने काटा 1/2 है ना। ये पता है ना द्वितीय उछाल पर विषम संख्या कैसे, देखो ये बोल रहे हैं पहला वाला कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन दूसरा जो है वह विषम ही रहेगा है ना। तो क्या हो सकता है 1 1 1 3 1 5 है ना, और ऐसे ही 6 तक जाएगा, 2 1 2 3 2 5 है ना। तो 3 हो रहा है ऐसे में और 6 हो रहा है ऐसे में, तो 3 × 6 कितना हो 18। तो बी की प्रायिकता कितनी होगी 18/36 मतलब 1/2। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों उछालों में विषम संख्या प्राप्त हुई। तो क्या कौन सी, दोनों पे विषम चाहिए, मतलब 1 1 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है ना, यही हो सकता है 1 1 1 3 1 5, और 3 1 3 3 3 5 है ना, और 5 1 5 3 5 5 कितने हुए, 3 और 3 कितने हुए, 3 3 6 और 3 9 है ना। तो कितने हुए 9, और पूरी मौलिक घटनाएं कितनी थी 36, तो 9/36 और इसे हमने काटा तो कितना है 1/4 है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 1/4 है ना, और ए घटना की प्रायिकता थी 1/2 और बी घटना की प्रायिकता थी 1/2। इन दोनों का हमने गुणनफल किया तो कितना है 1/4। तो अब आप देख सकते हो कि पी ए इंटू पी बी है ना, ए घटना की प्रायिकता और बी घटना की प्रायिकता, इनका गुणनफल 1/4 आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता क्या आ रही है 1/4 है ना। तो ये जो कंडीशन थी क्या, कि स्पष्टता हम देख सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी है। अतः ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 12, 3 सिक्कों को उछाला गया है, मान लें ई घटना 3 चित्र या 3 पट पर प्राप्त होना है ना। वो क्या कह रहे हैं, 3 सिक्कों को उछाला गया, हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले है ना, सिक्के जिनमें हेड या टेल या चित या पट होता है ना। तो हमने ऐसे 3 सिक्के एक साथ उछाले। अब मान ले ई घटना क्या है कि 3 चित्र या 3 पट प्रकट होते हैं है ना। ई घटना में क्या हुआ कि 3 चित्र या फिर 3 पट, इन दोनों में से कोई हो सकता है ना। ई घटना क्या है, 3 चित्र या 3 पट प्राप्त होना। देखो ई घटना क्या हुई, 3 चित्र या 3 पट है ना, 3 बार हेड आ गया एच एच एच, या फिर 3 बार टेल आ गया है ना, 3 चित्र या 3 पट। और इसका पूरा प्रतिदर्श क्या होगा है ना, इसका पूरा प्रतिदर्श होगा एच 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 है ना, तीनों बार या तो चित आ सकता है या फिर 2 बार चित 1 बार पट है ना, एच एच टी या फिर एच टी एच है ना। पहले वाले में एच, दूसरे में टी और तीसरे में एच। ऐसे ही पहले में टी, दूसरे में एच, तीसरे में एच, या फिर पहले में एच, दूसरे में टी, तीसरे में टी है ना। तो ये रहा हमारा पूरा प्रतिदर्श है ना, टी एच टी टी एच और टी टी टी, ये हो गया हमारा पूरा प्रतिदर्श। ठीक है, ई घटना थी क्या, ई घटना थी कि 3 बार चित या 3 बार पट, तो 3 बार चित और 3 बार पट, तो ये हो गई हमारी ई घटना। अब एफ घटना क्या कहती है, न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना। एफ घटना क्या कहती है, न्यूनतम 2 बार चित होना है ना, न्यूनतम 2 चित प्राप्त होना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो न्यूनतम 2 चित के, न्यूनतम कहा मतलब 2 तो होना ही चाहिए, 2 से ज्यादा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर न्यूनतम 2 देखो तो यहाँ पे देखो ये और ये है ना,
ये चार शुरू के जो चार है एच एच एस, इसमें तीन है, चाहिए कितने, दो या दो से ज्यादा, न्यूनतम दो खाना, तो या तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ 3 बार एच है, उसे ले लिया, फिर 2 बार एच, 1 बार टी, ये एच टी एच और टी एच एच, इन चारों में 2 बार चित है ना, न्यूनतम 2 बार चित है। ऐसी जी घटना है, जी घटना क्या है, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना। जी घटना क्या कहती है, अधिकतम दो, है ना, अधिकतम 2 पट प्राप्त होना, है ना, ज्यादा से ज्यादा दो, कम चलेगा लेकिन दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ना, यहाँ पे एक है, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक चलेगा, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एच एच टी, एस टी एच, टी एच एच, एस टी टी, टी एस टी और टी टी एच, है ना, तो ये जो है अधिकतम दो, है ना, तो ये जो है ये घटना जी में आ जाएंगे, है ना, एच टी एच, टी एच, टी एच एच, एच और टी टी, है ना। अब हम करेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ, है ना, तो ये आ गया अपना जी। अब हमें क्या निकालना है, युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं, है ना, हमें क्या निकालना है, युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं, हमें ये पता करना है, ई और एफ में, ई और जी में और एफ और जी में, है ना, इनमें कौन कौन से स्वतंत्र हैं, है ना, कौन से युग्म स्वतंत्र हैं। तो पहले हम ई एफ का निकालेंगे, तो ई एफ के लिए हम निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम ई घटना की प्रायिकता निकालेंगे, फिर एफ घटना की प्रायिकता निकालेंगे और उनका गुणनफल करेंगे, है ना, और फिर हम देखेंगे कि ये जो गुणनफल है वह ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब ई और एफ घटना स्वतंत्र है अथवा नहीं, है ना। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ, देखिए ई और एफ में कौन सी चीज कॉमन है ना, मतलब कौन है जो ई में भी और एफ में दोनों में आ रहा है। तो यहाँ आप देखोगे एच 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 जो है वह ई में भी है और एफ में भी है, ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, एच एच एच, है ना। और ई घटना की प्रायिकता क्या होगी, 2/8, कैसे, ये कितने हैं, एक और दो, तो दो, है ना, और पूरा प्रतिदर्श कितना है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, कितने हैं, 8, तो 2/8, है ना। तो पी कितना होगा, 1/4, है ना। ऐसे ही हम एफ की प्रायिकता निकालेंगे, है ना, तो एफ की प्रायिकता के लिए क्या लेंगे, 1 2 3 4, है ना, कितने हैं, 4, तो 4 बटा प्रतिदर्श कितना है, 8, प्रतिदर्श में कितनी संख्या है, 8 है, कितना होगा, 4/8, है ना। तो ये भी कट के, ये कट के कितना है, 1/2, है ना, तो पी आया 1/4 और पी एफ आया 1/2। और हमारा पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया था, यहाँ सिर्फ एक ही है ना, एच एच एच, जो इसमें भी और इसमें भी है ना, तो 1 बटा, और पूरे प्रतिदर्श में कितने हैं, 8 है ना, तो 1/8, तो हमारा पी आ गया 1/4 और पी एफ आ गया 1/2 और पीई इंटरसेक्शन एफ आया 1/8, है ना। तो अब हम देखेंगे कि पी इंटू पी एफ किया हमने, तो कितना है, 1/4 गुणा 1/2, कितना है, 1/8, है ना, कितना है, 1/8, जो कि किसके बराबर है, पी ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर है ना, तो इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता के बराबर है, कितना है, 1/8 है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, जो युग्म ई एफ है वह स्वतंत्र है ना। अब हम ऐसे ही युग्म ई जी और युग्म एफ जी को देखेंगे, है ना। युग्म ई जी के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता, ई घटना की प्रायिकता और जी घटना की प्रायिकता। तो देखो, ई घटना की प्रायिकता अगर हम देखें, है ना, ई घटना की प्रायिकता तो कितना है, 2/8, है ना, ये हमें पता है, 1/4 अभी हमने निकाला। और जी घटना की प्रायिकता कितनी आएगी, जी में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 बटा प्रतिदर्श में कितने हैं, 8, होगा 7/8, है ना। है ना, ऐसे ही ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता कितनी होगी, ई इंटरसेक्शन जी कितना है, देखो, ई इंटरसेक्शन जी, है ना, ई और जी में क्या चीज है जो दोनों में है ना। तो अगर आप देखोगे तो टी 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 जो है ई में भी है और जी में भी है ना, तो ई इंटरसेक्शन जी क्या आएगा, टी 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 आएगा, है ना। और इसकी प्रायिकता क्या आएगी, 1/8, कैसे, ये कितना है, एक ही है ना, और प्रतिदर्श में कितने हैं इसमें, 8, तो ई इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता कितनी आई, 1/8 आई, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमें पीई है हमारे पास, पीजी है और पी इंटरसेक्शन, पीई इंटरसेक्शन जी भी है। तो हमें पता है पीई इंटरसेक्शन जी 1/8 है। अब हम पीई का गुणा पीजी में करेंगे, है ना, पीई का गुणा हमने पीजी में किया तो 1/4 गुणा 7/8 आया, है ना, जो कि कितना है, 7/32, है ना, कितना है, 7/32, है ना, जो कि बराबर नहीं है पीई इंटरसेक्शन जी के, है ना, ये कितना है, 1/8 और ये कितना है, 7/32, मतलब अगर ये बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है
ईजी जो है वह स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, चलो अब हम एफ जी को देखते हैं ना, युग्म एफ जी को। इसके लिए हमें एफ की प्रायिकता और जी की प्रायिकता चाहिए है ना, तो वह हमारे पास पहले से ही है। एफ की प्रायिकता कितनी है, 4/8 है ना, अभी हमने निकाली थी कितनी, तो कितनी हुई, 1/2। ऐसी जी की प्रायिकता कितनी है, 7/8 है ना। और हमें क्या चाहिए, एफ इंटरसेक्शन जी की प्रायिकता चाहिए। तो अब एफ इंटरसेक्शन जी अगर हम देखें, तो एफ इंटरसेक्शन जी क्या है, एफ और जी इन दोनों में कौन कौन सी चीज है, जो इन दोनों में है ना। तो अगर आप देखोगे तो एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच है ना, एच एच टी, एच टी एच और टी एच एच है ना। ये तीन चीजें हैं जो ई में, एफ में भी है और जी सेट में भी है ना। तो कितना आएगा, 3 और पूरे प्रतिदर्श में कितने हैं, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, कितने हैं, 8 है। तो पी एफ इंटरसेक्शन जी कितना है, 3/8 है ना। तो अब देखो पी एफ इंटू पी जी किया तो कितना है, 1/2 गुणा 7/8 है ना, तो कितना है, 7/16। और हमारा पी एफ इंटरसेक्शन जी कितना है, 3/8 है ना। तो यह स्पष्ट है कि ये 7/16 3/8 के बराबर नहीं है ना। अंततः पी जो एफ और जी है इनका युग्मी स्वतंत्र नहीं है ना। तो पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू पी डॉट पी एफ है, लेकिन पी ई इंटरसेक्शन जी इक्वल्स टू पी डॉट पी जी नहीं है। ऐसे ही पी एफ इंटरसेक्शन जी पी एफ डॉट पी जी नहीं है। इसलिए घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र है, जबकि घटनाएं एफ और जी और ई और जी पर आश्रित है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलो फिर अगले उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण नंबर 13, सिद्ध कीजिए कि यदि ई घटना और एफ घटना, मतलब सिद्ध कीजिए कि यदि ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी है ना। हमें क्या सिद्ध करना है कि अगर ई और एफ दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होंगी है ना। एफ डैश क्या होता है, 1 - एफ है ना। एफ डैश की प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो कितनी होगी, 1 - एफ है ना। ऐसे ही जो एफ डैश होता है वही भी 1 - एफ होता है। चलो हम देखते हैं, क्योंकि ई तथा एफ स्वतंत्र है इसलिए है ना, ई और एफ क्या है, स्वतंत्र है, तो क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ पी ई डॉट पी एफ के बराबर होगा है ना। स्वतंत्र में यही होता है कि ई घटना की प्रायिकता और एफ घटना की प्रायिकता का गुणनफल उन दोनों की इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर होता है ना। चलो फिर देखते हैं। अब देखो ये चित्र दिख रहा है ना। अब इसी चित्र से जो वेन डायग्राम या वेन आरेख है ना, इसी से हमें पूरा प्रश्न अभी हल करना है। चित्र 13.3 के वेन आरेख से यह स्पष्ट है कि ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश परस्पर अपवर्जी है, और साथ ही है ना, क्या कह रहे हैं, ये जो वेन डायग्राम दिख रहा है ना, ये घटना ई है और ये घटना एफ है ना। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, ई है और ये एफ है, इनके बीच का ये जो है तो ई इंटरसेक्शन एफ होगा। क्यों, ई इंटरसेक्शन क्या होगा, एफ क्या होता है, ई में भी हो एफ में भी हो, तो ये जो एरिया है ना, ये जो है ये क्या ई में भी है और एफ में भी है, तो ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। और ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा, देखो एफ डैश क्या होता है, एफ के बराबर, एफ के अलावा सब कुछ है ना। तो इस एफ पे आप हाथ रख लो तो ये जो इतना एरिया आ रहा है ना, ई इंटरसेक्ट एफ के अलावा ये जो पूरा आएगा, सिर्फ एफ हटा के उसे हम एफ डैश कहेंगे है ना। और जो हम ई का इंटरसेक्शन एफ डैश से करेंगे ना, इन सब का इंटर इसको छोड़ के बस है ना, एफ डैश मतलब एफ को छोड़ के इन सब का इंटरसेक्शन हम ई से करेंगे, मतलब ई और इन सब में क्या कॉमन, तो इतना भाग जो दिख रहा है ना, इतना भाग क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डैश होगा है ना। तो अब हम देख सकते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ, ये जो इस साइड है ना नीले कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। और ये सफेद कलर का जो है वह क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है ना। तो ये क्या है, परस्पर अपवर्जी। और साथ ही ई क्या है, अब देखो ई घटना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश मतलब इतना भाग है ना, और ई इंटरसेक्शन एफ मतलब इतना भाग, इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, ई घटना मिलेगी है ना। इसका ई इंटरसेक्शन एफ डैश का और ई इंटरसेक्शन एफ का, इनका योग या फिर यूनियन करेंगे तो हमें ई घटना मिलेगी। तो ई घटना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे देखते हैं। क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ और ई इंटरसेक्शन एफ डैश परस्पर अपवर्जी है ना। ये क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ डैश और ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है ना। तो हमारी ई घटना की प्रायिकता क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता प्लस पी इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता है ना। तो ई घटना की प्रायिकता क्या होगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ना। हम क्या निकालेंगे इससे, पी इंटरसेक्शन एफ डैश निकालेंगे
है ना, तो क्या होगा पी माइनस पी इंटरसेक्शन एफ, है ना, ये जो है यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, है ना, क्या होगा पी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, है ना। और पी इंटरसेक्शन एफ क्या होता है ना, अभी हमने पढ़ा पी डॉट पी एफ, तो यहाँ पे पी इंटरसेक्शन एफ की जगह क्या आएगा पी डॉट पी एफ, है ना, ये हमने वन से लिया, तो ये कितना होगा पी माइनस पी डॉट पी एफ, है ना, तो यहाँ से हम पी बाहर निकाल सकते हैं, कितना होगा वन माइनस पी एफ, है ना, इसको हम ब्रैकेट कोमा के अंदर लेंगे, मतलब ब्रैकेट के अंदर लेंगे, है ना, ब्रैकेट के बाहर लेंगे अगर हम पी को, तो ये कॉमन निकल जाएगा यहाँ से, तो कितना आएगा वन माइनस पी एफ, है ना, तो वन माइनस पी एफ को क्या बोलते हैं पी एफ डैश, है ना, अभी बताया था कि वन माइनस पी एफ को हम क्या बोलते हैं पी एफ डैश, है ना, तो ये कितना है पीई डॉट पी एफ डैश, है ना, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि पीई इंटरसेक्शन एफ डैश, है ना, कि ई इंटरसेक्शन एफ डैश की प्रायिकता पीई डॉट पी एफ डैश के बराबर है ना, और यही तो सूत्र होता है क्या कि अगर दो घटनाओं को स्वतंत्र होना है तो उन दोनों की प्रायिकता का गुणनफल, है ना, उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर आना चाहिए, है ना, तो ई और एफ डैश अगर स्वतंत्र हैं तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर होना चाहिए पी डॉट पी एफ डैश के, है ना, अतः ई और एफ डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम टिप्पणी देखेंगे, है ना, अभी तक हमने उदाहरण नंबर 11, है ना, फिर उदाहरण नंबर 12 और उदाहरण नंबर 13 देख लिए, अब हम टिप्पणी पर ध्यान देंगे। इसी प्रकार यह दर्शाया जा सकता है कि यदि ई डैश तथा एफ स्वतंत्र है और बी में क्या है ई डैश तथा एफ डैश स्वतंत्र है, देखो हमने अभी क्या पता था हमें कि ई और एफ स्वतंत्र हो सकते हैं, है ना, अगर यहाँ पे ये पता है ई और एफ कैसे स्वतंत्र हो सकते हैं जब उनकी प्रायिकता का गुणनफल ई इंटरसेक्शन एफ की गुणनफल के बराबर हो, है ना, और अगर ई इंटरसेक्शन मतलब ई और एफ स्वतंत्र है ना, ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ई और एफ डैश भी स्वतंत्र घटनाएं होती है ना, ऐसे ही हम, है ना, इसी प्रकार से जैसे हमने ई और एफ डैश को स्वतंत्र घटनाएं, है ना, स्पष्ट किया, वैसे ही हम क्या दर्शा सकते हैं कि ई डैश तथा एफ घटनाएं भी स्वतंत्र है और ई डैश तथा एफ डैश भी स्वतंत्र है ना, जैसे हमने ई और एफ डैश का को दर्शाया वैसे ही हम ये भी दर्शा सकते हैं कि ई डैश तथा एफ स्वतंत्र है और ई डैश तथा एफ डैश स्वतंत्र है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज हमने क्या उदाहरण नंबर 11 पढ़ा, है ना, उसके बाद हमने उदाहरण नंबर 12 और 13 पर दृष्टि डाली और इन्हें अच्छे से समझा, अंततः हमने टिप्पणी पर भी अपनी चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 14 पढ़ेंगे, उसके बाद वेज फ्रेमिंग जिसे हम वेज थ्योरम बोलते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5 पे दी हुई है, उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद हम एक प्रतिदर समष्टि का विभाजन, है ना, पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 13.5.1 में दिया हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे और उसे अच्छे से समझेंगे, है ना, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, धन्यवाद, थैंक यू।